तो पिछले एपिसोड में आपने देखा लिनिया और पर्सिना को झुकाने के चक्कर में रूडेस के खिलाफ एक भीड़ तैयार हो जाती है, पर डीमन लॉर्ड बादीगादी उस भीड़ की ऐसी तैसी करके रूडेस को चैलेंज करता है। रूडेस बादीगादी के अगेंस्ट डुएल करता है और शर्तों के तौर पर जीत भी जाता है। रूडेस को लगता है कि अब बादी से पीछा छूटा, तभी बादीगादी उसका टीचर बनकर वहां आ जाता है। ये रिकैप लिखना उतना जरूरी नहीं था क्योंकि इस एपिसोड के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। खैर, एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है। एरियल एंड टीम क्लासेस के लिए लेट हो रहे होते हैं। तभी उस गली में पर्सिना रूडेस को टीज कर रही होती है। रूडेस समहाउ उस किंग को एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर फिट्स की सुलग जाती है। वो सोचता है कि क्या रूडेस को अब ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी वो ऑकवर्ड होकर घबराकर दीवार से टकरा जाता है। अगले सीन में एरियल कहती है, तुम रूडेस को देखकर हमेशा सहम जाती हो। फिट्स बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरियल कहती है, देखो तुम उसके बारे में ज्यादा ही सोच रही हो। लगता नहीं कि उसे बचपन का कुछ भी याद है। जिस पर फिट्स कहता है, हाँ शायद, वैसे मैंने उसे अपनी असली पहचान अभी तक नहीं बताई है। जिसे सुनकर ल्यूक सीरियस हो जाता है, तुमने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। जिस पर फिट्स कहता है, मैं पागल हो जाऊंगी अगर वो मुझे भूल गया होगा तो। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे भूले। ल्यूक कहता है, तुम तो ऑलरेडी पागल हो। लेडी एरियल, आपको क्या लगता है? एरियल कुछ सोचते हुए कहती है, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ सिल्फी। सर्टेनली सिल्फी ये तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है। रूडेस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए चीजें रिकॉल कर रहा होता है, जिससे कि वो जितना ज्यादा टेलीपोर्टेशन के रिसर्च कर ले, चीजें उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। वो कहता है, मैंने अभी तक ये पता लगा लिया है कि टेलीपोर्टेशन और समनिंग काफी हद तक सेम मैजिक हैं, पर इनके बीच कुछ अंतर भी है। जैसे कि आप किसी जिंदा मनुष्य को समन नहीं कर सकते। वो आगे जाकर फिर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जिसे समनिंग मैजिक के बारे में काफी कुछ पता हो। फिट्स घबरा जाता है, मानो नींद से उठा हो। वो कहता है, हाँ एक है, उसे तुम जानते भी होगे। गैस करो। अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मिस साइलेंट सेवन स्टार, यहाँ की वन ऑफ द स्पेशल स्टूडेंट। रूडियस सोचता है, मैंने सिर्फ उनका नाम नहीं सुना, यहाँ के इम्प्रूव्ड कैंटीन मेन्यू, हमारी यूनिफॉर्म, इन्वेंटिंग ब्लैक बोर्ड, ये सब उनकी ही बदौलत है। और ये चीजें काफी हद तक मेरे पिछले वर्ल्ड से रिसेंबल करती हैं। बुक के ऊपर उंगली से टैप करता हुआ रूडियस रुकता है और जाने का फैसला करता है। वो सीढ़ियां चढ़ता है और परमिशन पाकर दरवाजे को खोलता है। वो मुड़ती है और कहती है, हम दोबारा मिल गए। रूडियस के पसीने छूट जाते हैं। उसकी हार्ट बीट बढ़ती चली जाती है। वो चीखते हुए बाहर भागता है, रेलिंग के सहारे टिकने की कोशिश करता है। तभी उसे सिजुरे अटैक आता है। उसकी आंखों के सामने वही सीन फ्लैश होता है जब ड्रैगन गॉड ऑस्टर्ड ने उसे मार डाला था। रूडियस नीचे गिरकर तड़पने लगता है और फिर अपना होश खो देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस को फिट्स सहला रहा होता है, जो उसे काफी नॉस्टैल्जिक लगता है, उस वर्ल्ड की लैंग्वेज में जिसका रूडियस आदी हो चुका था। फिट्स उससे कहता है, मैं तो घबरा गया था जब मैंने सुना कि तुम अचानक से गिर गए हो। क्या तुम अब ठीक हो? रूडियस कहता है, मुझे एक बुरा सपना आया था जहां मैं एक व्हाइट मास्क पहने लड़की के हाथों मारा गया। तभी वो मास्क पहनी लड़की उसे खुद से ना डरने को कहती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ही रूडियस की जान बचाई थी। रूडियस उससे ऑस्टर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसकी चिंता अभी मत करो, बस उससे बच के रहना। फिट्स पूछता है, तुम्हारे रूडियस के साथ क्या संबंध है? जिस पर वो कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर फिट्स कहता है, मैं नहीं मानता, तुमने ही उसे कुछ किया होगा। लड़की कहती है, लास्ट टाइम जब ड्रैगन गॉड ने रूडियस को जान से मार दिया था, तब मैंने ही उनसे रूडियस को पुनर्जीवित करने को कहा था। वो उठकर आगे आती है, देखो रूडियस, मुझे तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं, ईमानदारी से जवाब देना। पहला, क्या तुम्हें ये याद है? वो एक पेपर आगे करती है जिस पर जापानीज में 2 नाम लिखे होते हैं, शिनोहारा आकितो और कुरोकी सेजी। रूडियस के पसीने फिर छूट जाते हैं। दूसरा, क्या तुम्हें ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? अब वो उस वर्ल्ड की नहीं बल्कि जापानीज में बात कर रहे होते हैं। तीसरा, इन 2 नामों में से एक तुम्हारा कौन सा है? रूडियस कहता है, कोई भी नहीं। फिट्स का माथा ठनक जाता है क्योंकि वो दोनों अब जापानीज में बात कर रहे होते हैं।
जो फिट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछता है, रूडियस, ये तुम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? पर रूडियस उसे इग्नोर कर देता है। अब उस लड़की को कंफर्मेशन मिल जाता है कि रूडियस जापानीज बोल सकता है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं और रूडियस सेम विलेज से हैं। फिट्स बोलता है, ये कब हो गया? तभी वो लड़की अपना मास्क हटाती है और रूडियस को याद आता है कि ये वही लड़की का चेहरा है जिसे उसने रियल वर्ल्ड में आखिरी बार देखा था, ट्रक से टकराने से ठीक पहले। वो कहती है, मेरा नाम है शिजुका नानाहोशी, मैं जापानीज हूँ। और वो रूडियस से उसके बारे में पूछने लगती है। वो एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि उसका उसे जिंदा छोड़ने का इरादा सबसे बेस्ट था। अब वो एक स्टेप आगे आ गई है और वो उससे उसका नाम पूछती है। रूडी कहता है, रूडियस, जिस पर नानाहोशी कहती है, वो तो इस वर्ल्ड का है, अपने रियल वर्ल्ड का नाम बताओ। चिंता मत करो, मुझे अपना दोस्त ही समझो, हम साथ मिलकर इस वर्ल्ड से वापस अपनी दुनिया में जाएंगे। रूडियस उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। नानाहोशी कहती है कि वो अचानक से असुरा किंगडम में आ गई थी और तब से ऑस्टर्ड ने उसे प्रोटेक्ट किया था, पर उसे नहीं लगता कि उन्होंने ही उसे समन किया था। फिट्स उठकर चला जाता है और बोर्ड पे लिखे लेटर्स को देखने लगता है। नानाहोशी आगे कहती है, मैंने ऑस्टर्ड के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सीखी और फिर इस दौरान तुमसे मिली। मैंने ही ऑस्टर्ड से तुम्हें बख्शने को कहा था। रूडियस कहता है कि ऑस्टर्ड मैन गॉड से क्यों लड़ना चाहता है। नानाहोशी बताती है कि उन्होंने कहा था कि उनकी कुछ पर्सनल भड़ास है जो कि वो निकालना चाहते हैं। उसने 1 साल तक काफी कुछ पता लगाया है मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके। रूडियस कहता है, पर वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, जिस पर नानाहोशी कहती है, बिल्कुल करता है, उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो कुछ खंडरों में है जो ह्यूमन डीमन वॉर एरा में नष्ट हो गए थे, पर मैं तुम्हें इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, मुझे मना किया गया है। इसके बाद वो उठकर खड़ी होती है और फिर कहती है, मुझे एक सर्टेन आदमी ने कहा था कि मुझे जरूर किसी ने इस वर्ल्ड में समन किया है, पर मैं इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे मना किया गया है। एंड देन वो बताती है कि कैसे अगर वो चीजों या हिस्ट्री को अल्टर करने की कोशिश करेगी तो चीजें एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएंगी। रूडियस उसे सुनकर साइंस फिक्शन चीजें एज्यूम करने लगता है। वो देखता है कि नानाहोशी ने चारों तरफ मैजिक सर्कल्स बना रखी होती हैं। वो लगातार उन्हें स्टडी कर रही होती है। नानाहोशी बताती है कि उसके पास 0 माना है, बट शायद रूडियस के पास थोड़ी बहुत माना है, जिस पर रूडियस हाँ कहता है। वो आगे बताती है कि इस वर्ल्ड में हर चीज में माना है, इवन उन छोटे जानवरों के मृतक शरीर में भी, और जब से वो यहाँ आई है उसकी उम्र नहीं बढ़ रही। रूडियस कहता है, मुझे ये जानकर तुमसे जलन हो रही है। नानाहोशी फिर कहती है, बस इतना ही, मेरे पास जो भी जानकारियां थी मैंने तुम्हें बता दी है। यहाँ से आगे मैं चाहती हूँ कि हम एक डील करें। मेरे पास माना नहीं है, मेरी एज नहीं बढ़ रही, लेकिन मैं इमॉर्टल भी नहीं हूँ। मुझे इस दुनिया से नफरत भी है। यहाँ रियलिटी का सेंस नहीं है, खाने में स्वाद नहीं है और एथिक्स के घोड़े लगे पड़े हैं। मैं जल्द से जल्द रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। रूडियस कहता है, मुझे नहीं लौटना, मुझे ये दुनिया सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। वैसे भी पिछली दुनिया में दर्द के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। नानाहोशी कहती है, फिर तो हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं। मैं रियल वर्ल्ड में कुछ छोड़ के आई हूँ जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं एज्यूम करूंगी कि तुमने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, तुम एक शांतिपूर्ण मौत मरो। रूडियस कहता है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। नानाहोशी बैठते हुए कहती है, हमारे इरादे अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। तुम अपनी माना से मुझे रिसर्च में हेल्प करोगे और बदले में मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। रूडियस हाँ कहता है। उधर फिट्स की आंखें और डिप्रेसिंग हो जाती हैं। रूडियस कहता है, अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। नानाहोशी अब उस वर्ल्ड की लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन 5 साल पहले टेलीपोर्टेशन तभी हुआ जब मैं यहाँ पर आई। वो अपने हाथों में कुछ अंगूठियां पहनती है। लगता है ये मेरे आने का ही साइड इफेक्ट था जिसने इस लेवल पर टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया। सीधे शब्दों में तुम कह सकते हो कि इसका कारण मैं हूँ। फिट्स की भौहें तन जाती हैं। वो चीखते हुए उठती है और नानाहोशी पर अटैक करने लगती है। नानाहोशी अपनी आंख को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिट्स बैक टू बैक एक के बाद उस पर हमला करती है और करते ही चली जाती है। रूडियस उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। नानाहोशी भी उसे जल्द से जल्द रोकने को कहती है। फिट्स बोलता है, तुम्हारे कारण मैं अपनी फैमिली से अलग हुआ, मैंने दोस्त खोए, हमने इतने साल दर्द में काटे सिर्फ तुम्हारे कारण। रूडियस, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम्हें भी तो दिक्कतें हुई हैं। जिस पर रूडियस उसे कहता है,
देखो उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो खुद एक विक्टिम है, वो तो खुद ही यहाँ नहीं आना चाहती थी। फिट्स शांत हो जाता है। नाना होशी कहती है, माफ करना, मैंने शायद गलत शब्द चुन लिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये किसने किया। ऑस्ट्रेड ने भी कहा कि उसके प्रेजेंस में ऐसा पहली बार हुआ है। फिट्स भी उससे माफी मांगता है। रूडियस सोचता है, मैनगॉड ने तो कहा था कि ये ऑस्ट्रेड ने किया है। नाना होशी कहती है, देखो इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें बहुत रिसर्च करनी होगी और मुझे बहुत ही ज्यादा मानक की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ वो आज के लिए विदा लेते हैं, क्योंकि इतना सब होने के कारण वो थक चुके थे। शाम हो चली थी, रात भी बस आने को ही थी। डॉर्म से होकर फिट्स और रूडियस गुजरते हैं। रूडियस तेज तेज चल रहा होता है, जिसके कारण फिट्स को दौड़ दौड़ कर कैचअप करना पड़ रहा होता है। फिट्स पूछता है, रूडियस तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? रूडियस सोचते हुए कहता है, मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन अभी के लिए मुझे उस पर भरोसा है। फिट्स कुछ बोल नहीं वाला होता है, पर उसके अल्फाज सिमट कर ही रह जाते हैं। ठीक है फिर, वो बस इतना ही बोल पाता है। अब वो फिर से चलने लगते हैं। रूडियस उसे शुक्रिया कहता है और इस शाम भी फिट्स अपने अंदर की बात उससे कह नहीं पाई। उसने फिर से अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो हमें बताना मत भूलिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।